हेलो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि अपने विद्यालय में 7 और 8 दोनों के लिए सेम बुक प्रोवाइड किया गया है और उसके सिलेबस को हम लोग बांट लेते हैं और बांटकर उसको फिर पढ़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसा कॉमन है जिसको कि हम लोग पढ़ते आए हैं, जानते आए हैं और आगे भी जानते रहना है। व्याकरण एक ऐसी चीज़ ही है कि बिना इसको जाने हुए हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं और इसको जानते रहना हमारे लिए आवश्यक है। इसलिए संक्षेप में मैं इनकी चर्चा कर दूंगा और उसके बाद जो मुख्य जिस वर्ग के लिए विशेष होंगे उस वर्ग के लिए अलग से इसकी व्यवस्था की जाएगी। सबसे पहला जो अध्याय है आपका वो भाषा विचार का है। भाषा अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। हम कुछ भी अगर कहते हैं तो वह किसी न किसी भाषा में कहते हैं और उसी भाषा के माध्यम से ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। अतः भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा है, चाहे वह हिंदी हो, अंग्रेजी हो या कोई भी भाषा हो। हम लोग मनुष्य हैं, हम लोगों के पास ये शक्ति भगवान ने दी है कि हम अपनी बात को वहाँ पहुँचा सकते हैं। इसलिए संक्षेप में यही हम लोग जानें कि अपने मनोभाव को, अपने मन की बात को अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाती है। यही भाषा की परिभाषा हम देंगे। वैसे परिभाषा तो है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावों का आदान प्रदान करते हैं, दूसरों से हम सुनकर समझते हैं और हम समझाते हैं। ये भाषा 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार से इसको अभिव्यक्त किया जाता है। एक मौखिक भाषा जिसको कथित भाषा भी कहते हैं और दूसरी लिखित भाषा। हम जो आपस में बातचीत कर रहे हैं तो ये मौखिक है, ये लिखित नहीं है। लेकिन जब उसी को आप कागज पर लिपिबद्ध कर देते हैं तो वो लिखित भाषा हो जाती है। आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अर्थात जो बोलकर कही जाने वाली बात है, जो केवल बोला जाता है, वो मौखिक भाषा है और जिसको लिखा जाता है, लिपिबद्ध किया जाता है, वो लिखित भाषा है। अतः भाषा के 2 भेद माने गए हैं, एक मौखिक और एक लिखित। जब पहले लोगों के पास भाषा नहीं थी तो उस समय लोग बोलकर ही अपनी बात करते थे। जब लिपि नहीं थी तब लोगों ने जब लिपि का विकास किया तो इस प्रकार हम लोगों ने उसको लिपिबद्ध करना शुरू किया और इसी का परिणाम है कि इतिहास की ढेर सारी चीज़ें पुराने शिलालेखों के आधार तक हम तक आई। भाषा के स्वरूप की अगर बात करें तो मातृभाषा और राष्ट्रभाषा, ये 2 रूपों में इसको देखा जा सकता है। मातृभाषा वह है जो हम लोग अपने परिवार में सीखते हैं, नाम ही है मातृभाषा। माता से जो हम लोग सीखते हैं, जिस समय बच्चा बोलना सीखता है उस समय उसको जिस भाषा की बात सीखने को मिलती है वो उसकी मातृभाषा है। और राष्ट्रभाषा किसी भी भाषा का मानक स्वरूप है जो पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में व्यापक रूप से जिसका प्रयोग होता है। अधिकांश निवासियों के द्वारा जिनका प्रयोग होता है वो, जैसे एक केरलियन हिंदी को अपनी मातृभाषा के रूप में नहीं जानता है, पंजाबी हिंदी को अपनी मातृभाषा नहीं जानता, लेकिन एक हिंदी भाषा की मातृभाषा भी अलग होती है। इसीलिए भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, इस प्रकार से अनेक भाषाएं हैं जिनका प्रयोग हुआ है और 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इसका नाम आप पुस्तक से देखकर याद कर लेंगे। और अब मानक और अमानक रूप को भी हम लोग देख लें। भाषा का मानक रूप वह होता है जिसका लेखन में प्रयोग होता है। हम लोग उसको जो माना गया है कि सबको इसी रूप में इसको लिखना है, इसी रूप में इसको बोलना है, इसको मानक रूप कहा जाता है। जैसे द और ध को पहले एक साथ जोड़कर लिखा जाता था और अब द को हलंत देके और ध के रूप में लिखा जाता है। इसको आप अपने पुस्तक में उदाहरण से देखेंगे, वीडियो में मैं उसको दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको। इसलिए अब हम लोग आए बोली और उपभाषा।
आप देखते होंगे कि गांव में आप बोलते हैं तो वो दूसरी भाषा में बोलते हैं, क्षेत्रीय भाषा उसको कहते हैं, उसको बोली कहा जाता है। हम लोग जैसे बोलते हैं कि सर की पढ़ा रहलथिन है, वो कहाँ गए, ये जो हम लोग मगही में बोलते हैं या भोजपुरी में उसी को लोग बोलते हैं का करत बाड़ू, कहाँ गए वाली। तो इस प्रकार का प्रयोग जो करते हैं वो बोली के रूप में होता है और ये अल्प विकसित रूप भाषा का कहा जाता है। लेकिन बाद में चल के इसमें साहित्य रचना नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे अगर उसका व्यापक रूप से प्रयोग होने लगता है तो साहित्य रचना भी होती है। जैसे सूरदास ने अवधि में, क्षमा कीजिएगा, सूरदास ने ब्रजभाषा में और तुलसीदास जी ने अवधि में लिखा है। इसी प्रकार से और भी क्षेत्रीय भाषा के कवि हुए हैं जो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में लिखते रहे हैं और उनका प्रयोग हुआ है। लेकिन इसी बोली को जब और कुछ व्यापक रूप में कुछ बड़े क्षेत्र में इसको प्रयोग में लाया जाता है तो यही उपभाषा का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार से हम देख लिए, एक बोली जो भाषा का ही एक रूप है जो हम अपने गांव क्षेत्र में बोलते हैं। दूसरा उपभाषा, जब उसी में साहित्य रचना होने लगे और वह साहित्य रचना लोग प्रयोग करें, उसका व्यापक प्रभाव पड़ने लगे तो वो उपभाषा हो जाती है। और उसके बाद एक तो मानक रूप भाषा है ही, उसके बाद बात आती है लिपि की, कि हम लोग पहले जब आदमी के पास लिपि नहीं थी तो उस समय बोलकर ही अपनी बात कहा जाता था। लेकिन जब लोगों के पास लिपि आई तो पहले चित्रलिपि, चित्रों के माध्यम से ये बात बताई जाती थी। बाद में धीरे धीरे संकेतों का प्रयोग किया गया। इसलिए जो हम लोग बोलते हैं उसको, जो लिखने की विधि होती है उसको हम लोग लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग लिपियों का प्रयोग किया जाता है। आपकी पुस्तक में यह है लिखा हुआ कि किस भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है। जैसे मराठी को देवनागरी में लिखते हैं, हिंदी को, संस्कृत को देवनागरी में लिखते हैं, अंग्रेजी को रोमन में लिखते हैं, जर्मन भाषा को रोमन में लिखते हैं, इसी प्रकार उर्दू को फारसी में लिखते हैं, पंजाबी भाषा को गुरमुखी में लिखते हैं। इसकी एक सूची है जिसको आप देख लेंगे और इसको स्मरण कर किए हुए रहेंगे, क्योंकि प्रश्न में आपको पूछा जाएगा कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या है। तो लिपि का मतलब हुआ जिन संकेतों के द्वारा लिपि को हम भाषा को लिखते हैं, अपने भावों को व्यक्त करते हैं, वह लिपि कहलाती है। और ये अनेक लिपियां हैं, है ना, देवनागरी, रोमन, पंजाबी के लिए गुरमुखी, फारसी, बंगला, इस प्रकार से किसी भी भाषा में जब साहित्य का सृजन होता है तब उस भाषा का असली महत्व पता चलता है। जिस भाषा का साहित्य जितना विकसित होता है वह भाषा उतनी समृद्ध मानी जाती है। और साहित्य की रचना गद्य और पद्य दोनों में होती है। और अंततः यह कि भाषा को व्याकरण के द्वारा हम जानते हैं। व्याकरण की परिभाषा आप लोग पढ़ते होंगे, पहले से भी पढ़ते रहे होंगे कि व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करना आता है। और मैं इसको सदा कहते रहता हूँ कि भाषा रूपी घोड़े के मुंह में जो लगाम लगाई जाती है वो व्याकरण है। व्याकरण की लगाम से ही भाषा को ही संतुलित किया जाता है ताकि वह इधर उधर भटके नहीं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि भाषा आदिकाल से चली आ रही है। इसका प्रयोग हम अपने भावों को अभिव्यक्त करने में करते हैं। इसके दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। जो क्षेत्र में भाषा बोली जाती है, कुछ क्षेत्रों में उसको हम बोली कहते हैं। उसी बोली में जब साहित्य का सृजन होने लगता है तो उसको उपभाषा कहते हैं। जैसे अवधी और ब्रजभाषा वगैरह का उदाहरण ले, माता की गोद से जो हम सीखते हैं वो मातृभाषा है। जो पूरे देश के अधिकांश लोगों के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको राष्ट्रभाषा कहते हैं। और भाषा को लिपिबद्ध जब किया जाता है लिखित रूप में, तो जिस रूप में उसको लिखा जाता है उसको लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग लिपि का प्रयोग किया जाता है। और साहित्य को जब भाषा में साहित्य लिखा जाता है,
अर्थात उस भाषा में अलग अलग रचनाएं की जाती हैं, गद्य रचना या पद्य रचना, तो इसको हम साहित्य कहते हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। इसके अभ्यास को आप देख लेंगे इस पाठ में। बहुत आसान शब्द है। भाषा के मुख्य रूप कौन से हैं, उनके चार चार उदाहरण दीजिए। लिखित भाषा का और मौखिक भाषा का मुख्य रूप, फिर गद्य और पद्य साहित्य के चार चार मुख्य साहित्यकारों के नाम, प्रेमचंद वगैरह का नाम, या अलग अलग भाषाओं के आप यहाँ पर पुस्तक में है, आप उसको लिख देंगे। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। अभी जैसे हमने कहा, बोलियों को उचित स्थान पर लिखिए। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, अलग अलग बोलियों को। इसमें से ब्रजभाषा कहाँ की बोली है, बुंदेली कहाँ की बोली है, कन्नौज कहाँ की बोली है, इस प्रकार से इसको आप वर्गीकृत कर लेंगे। हमारे ख्याल से अगर कोई समस्या होगी तो फिर हम लोग डाउट क्लियरिंग क्लास में इसको करेंगे। इस प्रकार एक जो भाग है भाषा, उसको हम लोग फिनिश करते हैं।